हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज दोस्तों हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है क्या, राष्ट्रपति। क्या नाम है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति टॉपिक है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। और ये दोस्तों वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में, चाहे दोस्तों आप एसएससी का एग्ज़ाम दे लो या फिर आप दे लो रेलवे का एग्ज़ाम, ठीक है, इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख रखी है तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इतना भटक के थक गए होंगे, यूट्यूब पे आपको कोई अच्छा वीडियो नहीं मिला होगा जिसमें किसी टीचर ने सारे के सारे आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद एक ही वीडियो में जितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड होते हैं वो सारे एक ही वीडियो में करा रखे हों, और उसके अलावा किसी ने भी आपको अभी तक फ्री नोट्स नहीं दिए होंगे, ठीक है। क्या फ्री नोट्स, मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो के सारे फ्री नोट्स दूंगा, वो भी हैंड रिटन। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। भाई जो ये आर्टिकल हैं ये तो मैं पहले आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद ठीक, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इन आर्टिकल को कैसे याद करना है, क्योंकि याद करना एक काफ़ी बड़ी बात होती है। तो इन आर्टिकल को कैसे याद करना उसकी मैं एक शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा। मात्र आप 5 सेकंड में ये सारे आर्टिकल जितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे आप कवर कर लोगे मात्र 5 सेकंड में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो राष्ट्रपति, सबसे पहले इसकी हम थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बेसिक जानकारी लेते हैं कि राष्ट्रपति भाग नंबर 5 में आता है। किस में आता है, भाग नंबर 5 में आता है, जो कि संविधान का भाग नंबर 5 है, उसमें राष्ट्रपति का बारे में चर्चा है। किसमें, भाग नंबर 5 है। सबसे पहला ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति जो अनुच्छेद नंबर 52 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कहाँ से होते हैं, अनुच्छेद नंबर 52। अब अनुच्छेद नंबर 52 में है क्या, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भैया जी, हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 52। तो अनुच्छेद नंबर 52 में लिखा गया है क्या, राष्ट्रपति का पद। क्या लिखा है, राष्ट्रपति का पद। अब ये बात है अनुच्छेद नंबर 52 में, यानी आर्टिकल नंबर 52 में लिखा गया है राष्ट्रपति का पद। दोस्तों हमें सबको पता है कि राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद नंबर 52 में होता है, लेकिन इससे जो रिलेटेड अन्य जानकारी है वो क्या है, वो आप एक बार देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद हमने किस देश से लिया है, ठीक है। क्योंकि हमारा संविधान तो ऐसा तो है नहीं कि हमने संविधान अपने मन से बना लिया, हमने कुछ ना कुछ किसी देश के नकल की है, ठीक है। तो ऐसे ही राष्ट्रपति का पद हमने किस देश से लिया है, तो उसका नाम है अमेरिका। क्या नाम है, अमेरिका, ठीक। आप ये याद रखना। आर्टिकल नंबर 52 यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल ख़त्म, ठीक। अब आता है आर्टिकल नंबर 53, ठीक। अब आर्टिकल नंबर 53 में क्या, वो देख लीजिए आप, ठीक। तो आर्टिकल नंबर 53 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, वो लिखा गया है क्या, कि जो राष्ट्रपति हैं, क्या, जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति वो क्या होंगे, कार्यपालिका। क्या, कार्यपालिका। कार्यपालिका समझ रहे हो, मतलब कार्यपालिका उसे बोलते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री होते हैं उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति क्या होंगे, कार्यपालिका के औपचारिक, क्या होंगे, औपचारिक प्रधान होते हैं। कौन होते हैं, औपचारिक प्रधान। अब इसका मतलब क्या हुआ औपचारिक प्रधान का, तो मैं आपको बात समझा देता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान सुनो। औपचारिक प्रधान का मतलब ये हुआ कि नाम मात्र के ही राष्ट्रपति कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान, मतलब नाम मात्र के ही होते हैं। सपोज दैट कि भारत में जितने भी काम होते हैं, कोई भी काम मान लो, जैसे मान लो किसी विदेशी राज्य से हमें समझौता करना है, मान लो श्रीलंका से हमें कोई समझौता करना है, या मान लो हमें नेपाल से कोई समझौता करना है, तो वो किसके नाम पर होगा, तो वो होंगे हमारे प्रेसिडेंट। उसके नाम पर हमेशा ये समझौता होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर, यानी राष्ट्रपति। लेकिन करेगा कौन, करते तो हमारे प्रधानमंत्री या पीएम। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के मात्र औपचारिक प्रधान होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि वास्तविक प्रधान कौन होंगे, तो वास्तविक प्रधान कौन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री। वास्तविक
प्रधान, तो वास्तविक प्रधान कौन होंगे? हमारे पीएम साहब। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आर्टिकल नंबर 53 से पूछे जाते हैं। भाई आर्टिकल नंबर 53 से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस आर्टिकल में हैं? तो राष्ट्रपति की अगर शक्तियों की बात की जाए, क्या राष्ट्रपति की शक्तियों की बात, तो वो भी आर्टिकल नंबर 53 में ही दर्ज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54 की। ठीक, आर्टिकल नंबर 54 यानी अनुच्छेद नंबर 54, इसमें लिखा गया है क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, वो आर्टिकल नंबर 54 में साफ साफ बताया गया है। देखो पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट मैं आपको एक बार चीज़ समझाता हूं, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान सुनना। यहाँ से थोड़ा मैं इस साइड समझाऊंगा। देखो क्या होता है कि जब हमारा विधानसभा या फिर लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो होता क्या है उसमें कि उसमें मान लो कोई एक कैंडिडेट ये खड़ा हो गया, मान लो दूसरा कैंडिडेट ये खड़ा हो गया और तीसरा कैंडिडेट मान लो ये खड़ा हो गया। ये जो प्रत्याशी है यानी कैंडिडेट है, वो मान लो ए पार्टी से है, ये वाला बी पार्टी से है और ये वाला मान लो सी पार्टी से, मतलब ABC पार्टी ने इनको टिकट दी और ये खड़े हो गए। समझ में आ रही बात? भाई मेरा मन किया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा विधानसभा या लोकसभा का, तो मैं क्या किया, मैं भी गया DM साहब की ऑफिस में, मैंने भी वहाँ पे पर्चा अपना भर दिया और मैं भी यहाँ पे चुनाव में लड़ने लगा। लेकिन जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो किसी पार्टी से नहीं लड़ रहा हूँ। मैं क्या लड़ रहा हूँ? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय। ठीक है, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय। समझ में आई? तो मतलब विधानसभा और लोकसभा में कोई भी इंसान जाके चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं उसकी आपको डिटेल बताता हूँ, ध्यान से समझना एक एक चीज़। होता क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए पहले आपको एलिजिबिलिटी यानी उनकी जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले क्या कि आपके पास 50 सांसद प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए। ठीक, कितने? 50 सांसद प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए। वहीं आपके पास 50 सांसद अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं, कि ये भला है क्या? तो मैं आपको बताऊं, जब राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए, जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है ये और ये जा रहा है राष्ट्रपति के इलेक्शन का पर्चा फाइल करने, तो राष्ट्रपति का जब पर्चा फाइल करने के लिए जाएगा तो उसमें होगा क्या? उसमें ये होगा कि इसके पास कम से कम टोटल, ये देखो 50-50 मिलकर कितने हो गए? 100। कितने हो गए? 100। तो इसके पास कम से कम मान लो 100 सांसद इसके पास हों, तभी जाके ये पर्चा फाइल कर सकता है। ठीक है, ऐसे तो कोई भी उठ के चला जाएगा। जैसे मैंने कहा चलो भाई मैं भी चल लड़ता हूँ प्रेसिडेंट का चुनाव, भाई राष्ट्रपति का चुनाव न भले ही ना जीतूँ लेकिन कम से कम लाइमलाइट में तो आ जाऊँगा ना, हमारी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो मैं भी लड़ सकता हूँ। तो लेकिन ऐसा मैं चाहूँ तो लड़ सकता था। अगर मेरे पास कितने होते, 50 सांसद और 50 अनुमोदक होते, तो मैं भी चुनाव लड़ सकता था। लेकिन मेरे पास तो ये है ही नहीं, तो इसलिए मैं चुनाव लड़ नहीं पाऊंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी आदमी ऐसे मुंह उठा के ना चला जाए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने। तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो कोई भी आदमी जाता और चुनाव लड़ जाता राष्ट्रपति का। और चूँकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर से होता है। ठीक है, EVM तो उसमें होती नहीं, तो ऐसे काफ़ी भीड़ हो जाती। ठीक है, और भीड़ हो जाती मतलब भारत का हर एक नागरिक पहुंच जाता है, भाई हम भी लड़ेंगे चुनाव, हम भी लड़ेंगे। तो इस स्थिति में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्योस होता। तो उस स्थिति से बचने के लिए हमारे संविधान के जो लेखक थे उन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया कि 50 सांसद आपके पास प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए और 50 सांसद अनुमोदक के रूप में। टोटल आपके पास कितने होने चाहिए? 100 सांसद। उसके अलावा आपको 15,000 रुपये जमा करने होंगे किसमें? RBI में, रिजर्व बैंक। मतलब ये आपकी होगी जमानत की राशि। क्या अगर आपने चुनाव हारा, मान लो आप चुनाव हार गए, तो आपको अगर चुनाव हारने के बावजूद आपको अगर 1/6 भाग के वोट नहीं मिले, 1/6 भाग के वोट नहीं मिले, मान लो अगर 1 लाख टोटल वोट पड़े हैं तो उसके 1/6 कर दो जो आया आंसर। ठीक, उतने आपको अगर वोट नहीं मिले तो आपकी जो 15,000 रुपये की जमानत राशि है वो भी RBI रख लेगी। गाँव में कहावत होती ना, ये जब चुनाव होते हैं प्रधानी के या फिर किसी और के, तब बोलते हम तो तुम्हारी जमानत भी जब्त करा देंगे। समझ में आई कि नहीं आई? तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं इसमें। ठीक है, आर्टिकल नंबर
किसमें 54 में। अब बात आती है कि हमने मान लो कोई कैंडिडेट है, उसने 50 प्रस्तावक भी कर लिए, 50 अनुमोदक भी कर लिए, उसने 15,000 रुपये जमा भी कर लिए। अब वो चुनाव लड़ेगा, ठीक है, तो चुनाव में वोट कौन कौन डालेंगे? जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, ठीक है, तो उसमें ऐसा तो होता नहीं कि आम जनता वोट डाल, उसमें वोट डालता कौन है? तो वो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। तो उसमें वोट कौन कौन डालेंगे? तो वोट डालेंगे लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं, यानी जो MP हैं, वो डालेंगे वोट। अब वो होंगे कैसे सांसद? वो होंगे निर्वाचित सांसद, मतलब जिन्हें चुनाव लड़के जीते हैं, निर्वाचित सांसद। क्योंकि राज्यसभा में तो मनोनीत भी सांसद होते हैं नहीं, राष्ट्रपति अपने विवेक से 12 लोगों को राज्यसभा भेजते हैं। अगर मान लो वो 12 लोग जो राष्ट्रपति ने भेजे हैं राज्यसभा में, अगर वो भी अगर वोट डालने के एलिजिबल होते, तो उसमें क्या होता है कि जो 12 लोग ये थे वो उसी आदमी को वोट देते जिस आदमी ने इन्हें सिलेक्ट किया। मान लो द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें सिलेक्ट किया 12, तो जब अगला चुनाव होगा तो ये 12 आदमी तो द्रौपदी मुर्मू को ही तो वोट देंगे, किसी और को तो देंगे नहीं। तो इस स्थिति से बचने के लिए संविधान के लेखकों ने ये हथकंडा अपनाया, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन वोट देगा? इसके अलावा वोट देंगे वो होंगे हमारे विधानसभा, जितनी भी राज्य हैं, लगभग 28 राज्य की जितनी भी विधानसभाएं हैं, ठीक है, उनके जो MLA होंगे वो सारे के सारे इसमें वोट देंगे, ठीक। और कौन देगा? और तीसरा देंगे हमारे UT, वैसे मतलब UT मतलब समझ में रहे हो, केंद्र शासित प्रदेश। वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर MLA होते हैं, अभी तो सिर्फ 2 ही हैं, एक है दिल्ली, ठीक है, और दूसरा हमारी पुडुचेरी। तो दिल्ली में भी MLA होते हैं और पुडुचेरी में भी MLA हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव होता है, ठीक है। तो इन 2 UTs के जो MLA हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भाई अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। अब जब राष्ट्रपति का अगला चुनाव होगा तो उसमें जम्मू और कश्मीर के MLA भी भाग लेंगे, ठीक है। तो इतने लोग होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बात समझ में आई? अब बात आती है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, ठीक। इतना तो भाग ले लिए। अब बात आती है कि चुनाव होता कैसे। तो चुनाव ऐसे होता है, आप एक बात ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने एक चार्ट बना रखा है यहाँ पे, उसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये मैं कुछ चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा राष्ट्रपति का चार्ट। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव होता है उसका, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हमारे यहाँ पे हमने बना लिया। अब मान लो ये राष्ट्रपति में एक कैंडिडेट A खड़ा हुआ, ठीक है, और दूसरा कैंडिडेट B खड़ा हुआ, तीसरा हुआ C खड़ा। भाई ये हो रहा है यहाँ पे विधानसभा का चुनाव, किसका? विधानसभा का या फिर लोकसभा का। और यहाँ पे हो रहा है हमारा राष्ट्रपति का चुनाव, किसका हो रहा है? राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक। विधानसभा में मान लो एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, B कैंडिडेट, C कैंडिडेट, D कैंडिडेट, E, ठीक है। इतने प्रत्याशी विधानसभा के चुनाव में खड़े हो गए, ठीक। अब होता क्या है, जौन सा भी विधानसभा के चुनाव में खड़ा होता है उसके सामने उसका यहाँ पे चुनाव चिन्ह होता है, ठीक है। उसका यहाँ पे चुनाव चिन्ह होगा, कुछ ना कुछ होगा और चुनाव चिन्ह, ठीक है। और उसके सामने यहाँ पे एक बटन लगी होगी EVM में, अगर आपने कभी वोट डाला हो, लगी होती है। तो जनता जाती है, मान लो जनता को पसंद आया A, तो उसने A को दबा दिया, और किसी को आया B तो उसने B को दबा दिया, C को दबा, मतलब उसने सिर्फ वो एक ही आदमी को वोट दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, आपको वरीयता देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको तीनों लोगों को वोट करना पड़ेगा। जैसे मैं गया तो मुझे पसंद आया A, तो मैंने A को दे दिया फर्स्ट रैंक, और मुझे B पसंद नहीं आया तो मैंने B को दे दी थर्ड रैंक, ठीक है। और C को मुझे अच्छा लगा B की अपेक्षा, तो इसको दे दी मैंने सेकंड रैंक। ऐसे ही वोट पड़ते हैं किसके? राष्ट्रपति के, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें आपको जितने भी कैंडिडेट खड़े हों उन सभी कैंडिडेट को आपको वोट देना होता है वरीयता के अनुसार। किसके अनुसार? वरीयता के अनुसार। जो ये चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, इसी प्रणाली को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक।
और ये तो हमारी सादा वाला चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है, वो तो सादा है ही। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 55। ठीक, आर्टिकल नंबर 55 में क्या है? आर्टिकल नंबर 55 में लिखा गया है राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति का कोटा। अब कोटा से आपको क्या समझ में आ रहा? मतलब जितने भी लोगों ने यहाँ पे वोट डाले हैं, अब ऐसा तो होता नहीं, अगर देखो अगर एक राउंड मैप लें तो हमारे जो लोकसभा में टोटल कितने इलेक्टेड जो सांसद हैं वो कितने हैं? 543। और वहीं राज्यसभा में कितने हैं? लगभग 230 लगभग। और इतनी भी अगर मान लो जितनी भी जो विधानसभाएँ हैं उनके अगर सभी को ऐड कर लो तो लगभग मान लो हो जाएंगे 1500 लगभग विधायक। इन सभी को अगर राउंड मैप करें तो लगभग 2200 से 2300 हो रहे हैं, लगभग 2200 से 2300 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब लेकिन जब चुनाव कोई राष्ट्रपति जीतता है तो वो लगभग कोई जीतेगा 70,000 वोटों से, कोई जीत रहा है 50,000 वोटों से। तो ये 70,000 और 50,000 आता कहाँ से है? ठीक है, उसी को राष्ट्रपति का कोटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये आता कहाँ से है वो आपको यहाँ पे हम समझाएंगे। ठीक, तो आप एक बार ये इसको ध्यान से देखो कैसे आता है वोट। ठीक है, तो वोट आने के लिए सबसे पहले क्या होता है? नंबर 1 पे 3 फार्मूला लगते हैं, वो आपको फार्मूला याद करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में यहाँ से सवाल बहुत पूछता है। कैसे पूछता है? देखो, पहला निकलेगा कि एमएलए की वोट का मूल्य, यानी जो एमएलए है उसका वोट का मूल्य यानी वैल्यू कितनी है एक वोट की। तो वो कैसे निकलते? वो निकलेगी राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटे कुल एमएलए की संख्या, कुल एमएलए यानी विधायक की संख्या। ठीक, ऐसे ही अगर दूसरी बात कहें तो दूसरे में ऐसे ही निकलता है कि एमपी की वोट वैल्यू, एमपी की वोट वैल्यू या मूल्य, क्या मूल्य। ठीक, वो कैसे निकलेगी? तो वो निकलेगी कैसे? कुल एमएलए की वोट वैल्यू, जितने भी जो एमएलए उनकी जितने भी वोट वैल्यू, वोटों का मूल्य निकला, जितने एमएलए उनको सभी को जोड़ के और बटे कर देंगे क्या? कुल जितने भी एमपीज हैं, एमपी की संख्या, जितने भी सांसद हैं उनकी संख्या का हम भाग दे देंगे। तो वहाँ से क्या निकलेगी? एमपी की वैल्यू। और जब ये सब जोड़ जाड़ के जब चुनाव जो कैंडिडेट जीतेगा उसको इस हिसाब से बता दिया जाएगा कि आप 50,000 वोटों से जीते हैं, आप 70,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो वो आर्टिकल नंबर 55 में यहाँ पे दिया गया है। अब आता है आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 में क्या है वो आप समझो। आर्टिकल नंबर 56 में लिखा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या? राष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यकाल। ठीक है, तो हमें पता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। ठीक, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन मान लो अगर 3 कंडीशन आएंगी क्या, या फिर क्या 3 कंडीशन आएंगी? पहली कंडीशन कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ठीक, या फिर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दें। क्या दे दें? त्याग पत्र। या फिर राष्ट्रपति को महाभियोग करके हटा दिया जाए, महाभियोग करके हटा दिया जाए। तो उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति का पद तो खाली हो जाएगा। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद भरेगा कौन? तो वो भरेंगे हमारे उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। और ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति के पद पर कितने दिन तक रहेंगे? वो रहेंगे 6 महीने तक। कितने? 6 मंथ तक। और यानी 6 महीने के भीतर भारतीय चुनाव आयोग को इलेक्शन राष्ट्रपति का दोबारा कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन कराता कौन है? चुनाव इसका राष्ट्रपति का, तो वो कराएगा हमारा कौन? चुनाव आयोग। ठीक, चुनाव आयोग। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर मान लो राष्ट्रपति त्यागपत्र दें। क्या दें? राष्ट्रपति त्यागपत्र। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे किसको? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक, इतनी सी बात थी आर्टिकल नंबर 56 में। चिंता बिल्कुल ना करिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो हम आपको वीडियो के अंत में एक शानदार ट्रिक बताएंगे जिससे आपको सारे के सारे आर्टिकल समझ में आ जाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 57। ठीक, आर्टिकल नंबर 57 में लिखा गया है क्या? बहुत ही शानदार चीज़ है। उसमें लिखा गया है आर्टिकल नंबर 57 में क्या?
कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रपति दो से ज़्यादा भी चुनाव लड़ सकता है, दो से ज़्यादा भी चुनाव लड़ सकता है।
मात्र आप 2 से 3 मिनट और दीजिए, आपका बिल्कुल टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर आता है 72। इसमें लिखा है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। क्या लिखा है? क्षमादान शक्तियाँ। तो क्षमादान शक्तियाँ मतलब ऐसे समझो, आर्टिकल नंबर 72 में क्या है कि क्षमादान शक्तियाँ मतलब आपको हुई है फांसी की सज़ा, ठीक, या आपको 10 साल की मान लो सज़ा हुई है, या आपको मान लो आजीवन सज़ा हुई है, मान लो किसी भी प्रकार की अगर आपको सज़ा होती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपको बिल्कुल सज़ा आपकी माफ़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपकी सज़ा बिल्कुल माफ़ कर सकते हैं। इतनी पावर होती है राष्ट्रपति के हाथ में आर्टिकल नंबर 72 के तहत। बात समझ में आई? अब 72 के अलावा आर्टिकल नंबर एक और होता है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 111। 111 में लिखा गया है क्या कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो शक्ति। अब ये क्या होती है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति? तो आपको बता देते हैं कि मान लो, एक मिनट, हाँ, मान लो ये 2 सदन है, ठीक है, ये मान लो किसी भी सदन से कोई बिल आया, ये मान लो लोकसभा, ये राज्यसभा, मान लो राज्यसभा ने कोई बिल पास किया, लोकसभा के पास जाएगा, फिर लोकसभा क्या करेगी, इसको फाइनल पारित कर देगी, ठीक है, पारित कर देगी। या मान लो लोकसभा ने पहले पारित किया, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर राज्यसभा इसको फाइनल पारित कर देगी, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो जो बिल बन के आया, ये मान लो बिल आया बन के, तो राष्ट्रपति के पास आएगा, क्योंकि आखिरी साइन तो राष्ट्रपति के चाहिए होते हैं। जब राष्ट्रपति के पास ये बिल मान लो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो होते हैं अपनी वीटो शक्ति का यूज कर लेंगे। क्या? वीटो शक्ति। और उस बिल पर अपना निर्णय दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, या फिर उसको अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते? 3 कंडीशन करेंगे। पहली कंडीशन, या तो उसे पारित कर देंगे, दूसरी कंडीशन या तो उसे रद्द कर देंगे, और तीसरी कंडीशन होगी अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेंगे। क्या? अनिश्चित काल के लिए रख लेंगे, ठीक। तो ये होती है वीटो पावर। और इसमें अब क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति की वीटो पावर में कौन कौन से वीटो आते हैं, तो वो आप एक बार आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से वीटो आते हैं वो आप ध्यान रख। पहला वीटो होता है उसका बोलते हैं अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो, ठीक है। दूसरा होता है उसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। वही तीसरा होता है उसको बोलते हैं हम पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, ठीक है। तो ये 3 वीटो होते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कभी भी क्वेश्चन में, मेरी गारंटी है कि अत्यंतकारी वीटो क्या होता है, निलंबनकारी वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम दे रहे हो तो इसमें से आपको इतना डीप नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई अच्छा कमीशन लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे मान लो आप सीडीएस का, या फिर मान लो कोई सिविल यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, तो उसमें यहाँ पे डीप में पूछेगा इन तीनों से। जब अगर आपको डीप में पढ़ने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें ये चाहिए डीप में, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वीटो आपको समझ में आ गई 111 में, ठीक। उसके अलावा एक और होता है आर्टिकल, वो होता है आर्टिकल नंबर 123, ठीक है। आर्टिकल नंबर 123 में क्या होता है, राष्ट्रपति का ध्यान समझना, उसमें लिखा गया है अध्यादेश, अध्यादेश, ठीक। तो अध्यादेश क्या होता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, वो एक बात समझिए। मान लो ये लोकसभा है और ये है राज्यसभा, ठीक है। क्या है, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, ठीक। ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। मान लो कि लोकसभा सदन में नहीं है, मतलब स्थगित हो रखी है, अपने अपने सांसद काम कर रहे हैं, और राज्यसभा सदन में है, या फिर राज्यसभा सदन में नहीं है, लोकसभा सदन में। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कोई 2 में से एक सदन सत्र में ना हो, सत्र समझ रहे हो, मतलब चालू ना हो। दोनों सदन अगर एक साथ हैं तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। अगर दोनों में से कोई एक सदन मतलब सत्र में नहीं, या फिर दोनों में से दोनों के सदन ऑफ है यानी सत्र में नहीं है, तब उस स्थिति में अध्यादेश लाया जाता है। जैसे मान लो अध्यादेश होता क्या है, अध्यादेश एक सिर्फ बिल होता है जो राष्ट्रपति लाते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर कि सर हमें ये बिल पास कराना है, आप जल्दी से अध्यादेश कर दो, ठीक है। जब ये बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं, ठीक है। फिर ये इस बिल को जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी जो कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट को इस बिल को क्या करना चाहिए,
6 महीने के भीतर, कितने 6 महीने के भीतर दोनों सदनों से पास कराना होता है। कितने, दोनों सदनों से। अगर 6 महीने के भीतर ये दोनों सदनों से पास नहीं हुआ तो ये बिल गिर जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये पारित नहीं हो पाएगा, पारित नहीं हो पाएगा। अगर 6 महीने के भीतर इसको पारित करा लिया जाता है, कितने 6 महीने के भीतर, तो उस स्थिति में ये क्या बन जाएगा, उस स्थिति में ये बन जाएगा क्या, तो उस स्थिति में ये क्या बन जाएगा, हमारा कानून। कानून जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जो हमारा जो था एक CAA एक्ट, ठीक है, ये भी राष्ट्रपति के अध्यादेश पर ही आया था, राष्ट्रपति के अध्यादेश पर आया था, अध्यादेश, ठीक है। जो कृषि कानून आए थे, कृषि कानून आपको पता होना चाहिए, कृषि कानून, ठीक है, वो भी राष्ट्रपति के अध्यादेश पे ही आए थे, ठीक है। तो इस प्रकार था ये टॉपिक, ठीक। इतने ही आर्टिकल फेमस हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर देना, क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक, और वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।